हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह शुक्रवार की शाम थी और डेरिक काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अभी भी क्वेने विभाग में फंसा हुआ था क्योंकि वेतन बहुत अच्छा था और कार्ल ने कितनी बार भी कहा हो उसे एक छोटा समारोह चाहिए। डेरिक को यकीन था कि वह खर्च करने की जो भी योजनाएं बनाएंगे अंत में वह कम से कम दोगुना हो जाएगा। यह कमबख्त शादी इसलिए चीज़ों का किसी न किसी बिंदु पर सीमा से बाहर जाना तय था। वे इसी तरह काम करती है। डेरिक अपने शर्ट ठीक कर रहा था जब उसका स्मार्टफोन नाइट ऑन ब्लेंड माउंटेन की धुन पर बजा उठा तो उसे अज्ञात नंबरों के लिए पहले से ही सख्त रिंगटोन थी। डेरिक एस्पिसोटो कौन है? मिस्टर एस्पिसोटो, ये सेंट जोसेफ अस्पताल है। महिला की आवाज़ चिंतित लग रही थी। अस्पताल शब्द के साथ ही डेरिक की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। क्या कार्ल एस्पिसोटो आपका भाई है? डेरिक लगभग सुन सकता था कि वह अपने नाखून चबा रही थी। हाँ, क्या हुआ? डेरिक ने बोला। वह एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। आपको जितनी जल्दी हो सके यहाँ आना चाहिए। डॉक्टरों को आपकी ज़रूरत है क्योंकि आप उसके हेल्थ केयर प्रॉक्सी हैं और मरीज बहुत ही ज़्यादा बेहोश है। यह एक कार दुर्घटना है, डेरिक चिल्लाया और टैक्सी ढूंढते हुए दरवाजे से बाहर भागा। आपके पास कोई कमबख्त कार नहीं है। आखिर क्या हुआ? डेरिक ने ये बोला खुद से। मुझे खेद है, मुझे बताने की अनुमति नहीं है। डॉक्टर समझाएंगे। डेरिक ने फ़ोन काट दिया। उसके पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं था, केवल एक कमबख्त टैक्सी के लिए था। ट्रैफिक में हर सेकंड एक यातना थी डेरिक के लिए, और जब वह आखिरकार अस्पताल पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सर्जन और एक पुलिस अधिकारी ने उसे समझाया कि कार्ल को एक शराबी ड्राइवर ने कुचल दिया था और अपराधी भाग गया था। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही थी। एक राहगीर ने तुरंत 911 पर फ़ोन किया, लेकिन दुर्घटना के कारण लगे ट्रैफिक जाम की वजह से एम्बुलेंस को पहुंचने में घंटों लग गए। इसलिए जब कार्ल अस्पताल पहुंचा तो उसकी हालत पहले से ही बहुत नाजुक थी। उसे कई फ्रैक्चर, फटी हुई तिल्ली और आंतरिक रक्तस्राव यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। डेरिक को तब फ़ोन किया गया था जब कार्ल ऑपरेशन रूम में प्रवेश कर रहा था। उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कार्ल का बहुत अधिक खून बह चुका था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने डेरिक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन उसे केवल एक खाली शोर सुनाई दे रहा था। मुझे अपने भाई को देखने दो, डेरिक ने विनती की। शरीर एक चादर से ढका हुआ था, केवल सिर दिखाई दे रहा था। डेरिक अभी भी अपने छोटे भाई के चेहरे पर खून के निशान देख सकता था। डेरिक ने जान बचाने के बारे में अपडेट रहने के लिए पुलिस अधिकारी को अपना नंबर दिया और फिर घर लौट आया। ट्रैफिक कैमरों की मदद से अपराधी को जल्दी ही पकड़ लिया गया। वह मुश्किल से 17 साल का एक बच्चा निकला जिसने अपने बूढ़े माता पिता की कार चुराई थी और फिर अपने दोस्तों के साथ शराब और नशे में धुत हो गया था। डेरिक ने मुकदमे से पहले की महीनों पीड़ा में बिताए। शापित डीए ने उस पर एक नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाने का फैसला किया और उससे भी अधिक शापित जज ने उसे घर में नज़रबंदी दे दी थी। यह सब तब हुआ जब उसका छोटा भाई कार्ल उसकी वजह से मर गया था। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? डेरिक चिल्लाता रहा, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उस छोटे नीच के अधिकारों और भविष्य के बारे में ये सब लोग बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई के बारे में इन लोगों का क्या कोई चिंता नहीं है? उसके भविष्य का क्या? उसकी वजह से कार्ल का कोई भविष्य नहीं है। यह किस तरह का न्याय है? डेरिक कई बार डीए कार्यालय गया, अपना आक्रोश व्यक्त किया और उनसे अधिकतम सज़ा की मांग की। वे हमेशा दयालु और मिलनसार थे और उन्होंने उससे कई वादे किए कि वह कार्ल को नहीं भूलेंगे। जब अंततः मुकदमे का दिन आया तो डेरिक की दुनिया एक बार फिर मर गई। डीए और बचाव पक्ष के वकील के बीच समझौता हो गया। चूँकि
क्रिस वेरनाइट, जिसने कि कार्ल को मारा था, अभी भी नाबालिग था और यह उसका पहला अपराध था। इसलिए वह नशा मुक्ति केंद्र जाने और 600 घंटे की सामुदायिक सेवा करने के लिए सहमत हो गया था। यदि क्रिस अपना नशा मुक्ति कार्यक्रम पूरा कर लेता है तो अगले 3 वर्षों में कोई अपराध नहीं करता है तो वह बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के एक स्वतंत्र नागरिक होगा। डेरिक इस बात से बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का हो गया। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। जब सत्र समाप्त हुआ तो वह डीए के पास गया और दबी हुई आवाज़ में एक सवाल पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर उसने अपने सबसे दयालु और मिलनसार स्वर में डीए के सहायकों ने डेरिक को समझाया कि क्रिस एक अच्छे परिवार का बच्चा है जिसने एक मूर्खतापूर्ण गलती कर दी थी। उसके सामने एक शानदार भविष्य था। क्रिस को पहले ही कॉल टेक में प्रवेश मिल चुका था और यह उसका पहला अपराध था। साथ ही उसके माता पिता ने एक बड़ा वकील किया था और जज साहब क्रिस के जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनकी उम्मीदों के विपरीत डेरिक ने कोई तमाशा नहीं किया। डेरिक की आग बुझ चुकी थी और उसके पास बहाने के लिए अब और आंसू नहीं थे। अगले दिनों में डेरिक बस मोशंस अपना जीवन जीता रहा। वह अपनी दिनचर्या का पालन ऐसे करता जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका दिमाग अभी भी पिछले आधे साल में हुई हर चीज़ को नकार रहा था। एकमात्र चीज़ जिसने उसे जीवित महसूस कराया वह लगातार होने वाला सिरदर्द था जो कार्ल की मृत्यु के कुछ समय बाद शुरू हुआ था। उसके डॉक्टर के अनुसार यह तनाव से संबंधित लक्षण था। इसलिए जो कुछ भी हुआ था उसके साथ डेरिक बस एस्पिरिन और पैरासीटामोल को कैंडी की तरह निगल रहा था। लेकिन दर्द कभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि और बदतर होता जा रहा था। डेरिक ने आखिरकार एक गंभीर जांच करवाने की ताकत जुटाई और एक बार फिर बुरी खबरें उसका इंतज़ार कर रही थीं। फुल बॉडी स्कैन और उसके पास की बायोप्सी के अनुसार उसे दूसरे चरण का फेफड़ों का कैंसर था। लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी धूम्रपान नहीं किया। डेरिक डरने के बजाय अधिक अचंभित होकर चिल्लाया, वास्तव में ये अजीब है। डॉक्टर मोनरो, उनके कैंसर विशेषज्ञ, काफ़ी उलझन में थे। वह एक सुंदर महिला थीं, शायद डेरिक से 5 साल बड़ी थी। किसी और समय में उसने शायद उन्हें डेट के लिए पूछा होता। आपने मुझे बताया था कि आप एक रासायनिक कंपनी के लिए काम करते हैं, है ना? डेरिक ने हाँ में सिर हिलाया। ऐसा आक्रामक कैंसर संयोग होने के लिए बहुत ही असामान्य है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उनका वेंटिलेशन सिस्टम विफल हो गया है। आप और भगवान जाने कितने लोग काफ़ी समय से जहर में सांस ले रहे हैं। लेकिन जब भी हम रसायनों के साथ काम करते हैं तो हम पूरे समय मास्क पहनते हैं और अपनी बात करूं तो मैं सुरक्षा नियमों का पालन करता हूं। मेरे सहकर्मी हमेशा इसके लिए मेरा मजाक उड़ाते हैं। डेरिक को अभी भी डॉक्टर की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो शायद मास्क जो है वो घटिया एकदम क्वालिटी के हैं, या शायद लैब या गोदाम दोनों नहीं है तो रिसाव है। ये कॉर्पोरेट नीच केवल लाभ चाहते हैं। मुझे इसमें ज़रा भी आश्चर्य नहीं होगा यदि उन्होंने अपनी जेब से अधिक डिविडेंड डालने के लिए सुरक्षा बजट में कटौती की हो। डॉक्टर मोनरो बहुत आक्रोशित थी, यहाँ तक कि अपनी शून्य अवस्था में भी डेरिक बता सकता था कि इसमें और भी कुछ है। डेरिक ने डॉक्टर से पूछा कि क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? उसने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। जवाब देने से पहले डॉक्टर थोड़ी देर तक अपना निचला ओठ दबाया। आपके और मेरे बीच की बात है। आप अपनी कंपनी के पहले मामले नहीं हैं। मैंने पहले ही स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारी और संघियों को, यानी कि फेडरल्स को इसकी सूचना दे दी है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं एक अच्छा वकील करती और उनकी आत्मा तक निचोड़ लेती। आपको इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। मैं वकील की बात पर सहमत हूँ, लेकिन मैं किसी भी इलाज से इनकार करता हूँ। मैं बस देखभाल कर लूँगा। डॉक्टर मोनरो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। क्या आप महसूस करते हैं कि उचित उपचार के बिना आपके पास जीने के लिए 6 महीने, अधिक से अधिक 1 साल है? साथ ही जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आपका कैंसर वास्तव में आक्रामक है। अगर हम इसे हराने का मौका चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द शुरू करने की ज़रूरत है। स्थिति नाटकीय थी, लेकिन डेरिक को अभी वो सब प्रफुल्लित करने वाले लग रहे थे, इसलिए वह बिना हंसे नहीं रह सका।
इसलिए हम शायद ही एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर, हमारे पास अलग अलग रास्ते पर जाने के अलावा कुछ नहीं है, डेरिक ने बर्फीले लफ्ज़ों में उनसे कहा, यानी कि लफ्ज़ों में उनसे कहा। मेरे पास जीने के लिए क्या है? मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मेरा छोटा भाई राख है जो मेरा साथ निभाने के लिए नहीं बचा है। मैं कल मर सकता हूँ, मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वे ख़राब शर्तों पर अलग हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे अपना नंबर दिया, इस मामले की वह अपना मन बदल ले या बस बात करने की ज़रूरत हो। डेरिक ने अपने पुराने सार्क वकील को फ़ोन किया और सब कुछ समझाया। साल बीत गए थे, लेकिन वह अभी भी एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड भेजते थे। डेरिक ने उसे पर नज़र रखी थी, बस यूं ही। उसे अब पहले से ज़्यादा सफ़ेद बाल थे, लेकिन अब वह अभी भी प्रथम श्रेणी का सार्क था। डेरिक ने काम पर जाना बंद कर दिया था और बिना किसी परवाह के अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था। वह उन सभी शानदार रेस्टोरेंट्स में जाता जहां वह हमेशा जाना चाहता था। उसने वह सूट खरीदे जिसको उसने सपना देखा था, और नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में केवल अपना पसंदीदा भोजन खाया। डेरिक अपने अधिकांश दिन अपने मोबाइल ने गेमिंग में या फिर पीसी पर गेम खेलने में बिताता था, जो उसके और कार्ल के लिए महत्व रखते थे। फिर निदान के 24 दिन बाद उसने एक दिव्य ज्ञान हुआ। आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।